हाँ जी। और मेरे को गलत लग रहा है पर 3,90,000 है क्या? नहीं, 8 लाख में आंसर आएगा कुछ गुडविल का। सर सर 8,02,000। नहीं, चलिए हम चेक करते हैं, समझते हैं आई मीन। एवरेज पीरियड कितने ईयर्स का है? 5 years का। एक सेकंड। ओके गाइस, देख लें इधर साथ में। देखिए मेरे ख्याल से फर्स्ट में और सेकंड में आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाले में बोल रहा है 2017 मीन सेकंड वाले ईयर में एबनॉर्मल गेन था, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। 2018 मीन थर्ड वाले ईयर में एबनॉर्मल लॉस था, तो हमने इसको प्लस कर दिया। नाउ थर्ड वाला हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 इंक्लूड अ ओवरहॉल ऑफ अ मशीन वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ओवरहॉल और रिपेयरिंग दोनों में फर्क होता है। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है? ओवरहॉलिंग मींस आप किसी सेकेंड हैंड मशीनरी को पूरी तरीके से रिनोवेट करके उसको वापस ला रहे हो, उसको हम ओवरहॉलिंग बोलते हैं। सो 50,000 का ओवरहॉल हुआ है, तो ओवरऑल हुआ है तो उसे हमें मशीन अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके हमें क्या करना चाहिए था? उसे मशीन अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देना चाहिए। मींस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट की तरह है, बट हमने उसे क्या करा है? हमने उसे P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। मींस हमने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर दिया है। सो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस नहीं है तो अब यहां से इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये कब हुआ है? 1 अप्रैल 18। तो ये कौन से ईयर में आएगा? थर्ड वाले ईयर में या फोर्थ वाले ईयर में? फोर्थ वाले ईयर में। फोर्थ वाले ईयर में, क्योंकि 1 अप्रैल 18 बोला है, मींस आपका 31 मार्च 18 खत्म हो चुका है, न्यू ईयर 19 वाला ईयर शुरू हुआ है। सो आपको 2019 वाले ईयर में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 50,000। क्यों प्लस करना पड़ा 50,000? बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस नहीं था, फिर भी हमने इसे एक्सपेंस मान लिया था। इट मीन्स ये पहले माइनस हुआ होगा, अब उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम इसको रिवर्स करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब 50,000 प्लस करने से हुआ क्या? आपका प्रॉफिट तो ठीक हो गया, और ये वाला जो 50,000 है आपका अब एसेट बन चुका है। लेकिन पहले तो एसेट नहीं था, और पहले एसेट नहीं था तो हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, और अब आप इस एक्सपेंस को एसेट चार्ज मान रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आपका डेप्रिसिएशन जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस रहता है, एसेट की तरह ट्रीट ही नहीं किया। सो अब हम उसे एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें उसका डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। और इन्होंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन 20% लगना है। कौन से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। सो 2019, ठीक है, 2018-19 यहाँ से बात शुरू हुई थी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बुक वैल्यू, और यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भाई क्या हो गया? ठीक, तो हमने 2018 में 50,000 पे खरीदा था, और कौन सी डेट को खरीदा था? 1 अप्रैल 18 को। ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 20% निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। फिर 2019-20 में इस वाले एसेट की बुक वैल्यू जो है वो 40,000 हो जाएगी, है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो अब जब 2019-20 में आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो अब आप 50 पे नहीं लगाओगे, 40 पे लगाओगे, बिकॉज वो आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल रहा है। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 8,000। और 2020 से आगे तो हमें जाना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? 2019 जहां आपने 50,000 को प्लस करा था, वहीं आपको 10,000 को माइनस भी करना पड़ेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर में आपको 8,000 माइनस करना पड़ेगा। सो 50,000 प्लस हुआ, 10 और 8 माइनस Sir? हुआ। किसी डाउट? यस सर। बोलो। सर डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करा ये समझ नहीं आया मुझे। बेटा देखो, हम जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं ना, हम सिर्फ उन्हीं को रिवर्स करते हैं, ठीक। हाँ डेप्रिसिएशन जो है आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, यस ठीक। सर, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते तो हैं उसको अपन। करना चाहिए था, हाँ लेकिन लोग इस 50,000 को पहले अपना एसेट ट्रीट ही नहीं करते थे।
इसलिए हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। पर अब हम क्योंकि सारी चीजें सही कर रहे हैं, इसको एसिड बना रहे हैं, तो इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा ओके यस श्योर? किसी को कोई डाउट? ओके ग्रेट। उसके बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट, फोर्थ वाला, ये हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा। ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है प्रॉफिट से और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 31 मार्च 19 दैट इज 5th ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। अब हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने प्लस 20,000 कर दिए यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमें पता है जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक कम है तो 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा। और 2020 में अगर आपका ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो अब आपको 2020 के प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ठीक है? ठीक है? और नहीं भी तो रट लीजिएगा, अगर एक ईयर में स्टॉक का एडजस्टमेंट आप कर रहे हो वो प्लस हो रहा है तो अगले साल में माइनस होगा, और अगर पहले साल में माइनस हुआ है तो अगले साल में प्लस होगा। ये रटने के लिए और कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो हमको पता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को कोई डाउट? नहीं। सो अब मैंने क्या करा, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल गए, इनको वेट से मल्टीप्लाई करा तो मेरा प्रोडक्ट टोटल आया 42,90,000, इसको डिवाइड बाय 5 किया, 286 का वेटेड एवरेज आया। ये आया वेटेड एवरेज। हमको चाहिए गुडविल। गुडविल क्या बोला था, 3 years ऑफ परचेज, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years ऑफ परचेज ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो मैंने क्या करा, 286 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा गुडविल आ गया 8,58,000। डन है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू मेथड। चलिए गाइस, देखिए हमने कौन सा मेथड करा, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड करा गुडविल कैलकुलेशन का। उसके अंदर हमने क्या समझा कि गुडविल कैसे निकलती है। दो मेथड है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट्स, पहले आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट्स में। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनको आप हटा दीजिए। देखिए इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक भी है, आप गुडविल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो गुडविल आपकी इफिशिएंसी के हिसाब से कैलकुलेट होती है, और जो एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं वो आपके बिजनेस की इफिशिएंसी दिखाते नहीं है। भाई वो तो ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था, कभी कभार होती है, तो उनको आप अपनी इफिशिएंसी में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे एबनॉर्मल आइटम्स को रिवर्स करना पड़ता है। अगर वो इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस कर दीजिए, एबनॉर्मल एक्सपेंस तो प्लस कर दीजिए, तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। फिर आप एवरेज निकाल लीजिए। अगर सिंपल एवरेज है तो डायरेक्ट सबको प्लस करके नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दीजिए, और अगर वेटेड टोटल को सम ऑफ 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एवरेज आ जाएगा, उसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी गुडविल आ जाएगी। सो जब हम लोग ये मेथड स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस भी किया था, सर ये तो मेथड बड़ा ही घटिया किस्म का है कि ये लॉजिक नहीं बता रहा है कि सर इसमें लॉजिक क्या है। अगर मैं 2 रुपए प्रॉफिट कमाता हूँ और मैं 100 साल तक 2 रुपए प्रॉफिट मेंटेन करके रख सकता हूँ, तो 2 × 100 200 रुपए की मेरी गुडविल है। मजा आ गया सर ये तो यहाँ सर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ऐसे ही जिन लोगों ने गुडविल कैलकुलेशन करा था, तुम्हारे जैसे ही बुद्धिजीवी बैठे थे, वो भी यही बोल रहे थे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, थोड़ी देर शांति में गए, मेडिटेशन करा। मेडिटेशन करके जब उनके तन बदन में एनर्जी आई तो उनको लगा कि यार ये गलत है, हमको नया मेथड निकालना चाहिए। तो उन्होंने फिर सोचा, क्या करा, उन्होंने सोचा कि गुडविल होता क्या है। तो बोले सालो तुमने मेथड बना दिया पूरा का पूरा, आप पूछ रहे हो गुडविल होता है क्या। उन्होंने बोला गलती हो गई, चलो अब बताओ गुडविल होता क्या है, बताओ, आप बताओ बुद्धिजीवी लोगों क्या होता है गुडविल।
जो फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट वाज द वर्ड जो मैं सुनना चाह रहा था। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सी, सो गुडविल होता क्या है, उनके दिमाग में भी ऐसे है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इस मेथड में कहीं पे भी हमें एक्स्ट्रा दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्स्ट्रा लाओ, एक्स्ट्रा लाओ, एक्स्ट्रा लाओ। बोला क्या मेरे पापा की शादी एक्स्ट्रा लेकर है? नहीं, पापा की शादी नहीं है, फॉर्मूला बनाओ। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, नया मेथड बनाया। क्या मेथड बनाया? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर, मजेदार, सबसे लॉजिकल मेथड जो मुझे भी लगता है। इन्होंने बोला भाई साहब, गुडविल जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी बताता है। तो अगर आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप उसमें एवरेज प्रॉफिट मत लो, सुपर प्रॉफिट लो। तो उन्होंने बोला सुपर प्रॉफिट क्या होता है? उन्होंने बोला सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल इंसान जो बिजनेस वही कर रहा है, वो जितना प्रॉफिट कमा पाए, अगर आप उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो जितना ज्यादा आप कमा रहे हो उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। बोला म्हणजे, मतलब इसका मतलब क्या है? बोला ये सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। किसका एवरेज प्रॉफिट? हमारी फर्म का। हम ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो मार्केट इंडस्ट्री का प्रॉफिट है, इंडस्ट्री प्रॉफिट। अगर आपकी फर्म इंडस्ट्री में जो नॉर्मली जो कमाते हैं लोग, उससे ज्यादा कमा रही है, इट मींस आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, और वो एक्स्ट्रा इसलिए कमा रहे हो बिकॉज आपकी गुडविल है। तो सुपर प्रॉफिट क्या बोला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोला जब सुपर प्रॉफिट आए ना, अब आप मेथड लगाओ, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज। मतलब अब आप क्या करो, आप ये सुपर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे हो, ये आप कितने साल तक मेंटेन करके रख सकते हो, उससे मल्टीप्लाई करो, तो आपका गुडविल कहलाएगा। वो आपकी गुडविल की वैल्यू आई। तो ये मेथड दिमाग में एकदम घर कर गया, मेरे भी और उन लोगों के भी। ठीक है ना, मेडिटेशन करा था ना, मेडिटेशन के बाद ऐसा होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए लॉजिक कितना बढ़िया है। हमने बोला गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब है अगर आप एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। सो आपको अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वही आपकी गुडविल को दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट थ्रू योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट व्हिच वाज नेम्ड एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बना? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आई सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब मतलब क्या? देखिए मैं इसके पीछे आपको पहले लॉजिक बताता हूं। दो कंपनी है, कंपनी एच मतलब भाई साहब की कंपनी, और दूसरी है कंपनी एस, स्टूडेंट्स की कंपनी। ठीक है, क्या हुआ? दोनों ने बिजनेस शुरू करा सेम, तो कैपिटल लगाई। मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, तुमने भी 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई। प्रॉफिट हुआ, मुझे हुआ 12,000। नहीं, इधर चलते हैं, मार्केट, हाँ, प्रॉफिट हुआ इधर, मुझे प्रॉफिट हुआ 12,000 का, आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो देखिए सेम पैसा इन्वेस्ट करके मैं एक नॉर्मल पर्सन से एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ? 2,000। सो 2,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। सो इस 2,000 से ही आप गुडविल को कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये 10,000 कैसे आया? ये जो 10,000 का प्रॉफिट है, ये कैसे आया? एक मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%। मतलब एक नया पर्सन या इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज जो लोग हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, वो जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट कमाते हैं। तो 1 लाख का 10% 10,000, पर मैं कितना कमा रहा हूँ? 12,000।
तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मैंने कितनी कैपिटल लगाई है, मैंने लगाई है 1 लाख। एक नॉर्मल इंसान 1 लाख लगाकर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा? 10%। मीन्स वो कितना कमाएगा? 10,000। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। मैं कितना कमा रहा हूं? मैं कमा रहा हूं 12,000। सो 12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट आ गया 2,000, और मैं 10 साल तक इसे मेंटेन करके रख सकता हूं। सो सुपर प्रॉफिट 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो गुडविल मेरी आ जाएगी 20,000। लॉजिक समझ में आया सबको? सबको लॉजिक समझ में आया? ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कभी कभी वो MRR भी लिख सकता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। MRR मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी बोला हो बात एक ही है। इज इट क्लियर? किसी को डाउट कॉन्सेप्ट में? क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा इजी है, क्योंकि एक बार हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया तो कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हो गया? आगे बढ़े? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। डन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डरिएगा मत, और डर लगे तो मेरा नाम लेना मन में। बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। सो जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, व्हाट वी विल डू, विल स्टार्ट विद नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल multiplied by normal rate of return upon 100. So normal profit NP is equals to, NP को net profit मत समझिएगा, normal profit है। 60,000 कैपिटल गिवन है, multiplied by 10%, that is 6,000 नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आ गया 20,000। तो सुपर प्रॉफिट विल बी 20,000 माइनस 6,000, तो आ जाएगा 14,000। ये सुपर प्रॉफिट। अब हमारी गुडविल आ जाएगी। गुडविल इज इक्वल्स टू 14,000 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज कितना है? 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 42,000। इजी था, बहुत इजी था। चलिए एक और इजी क्वेश्चन करेंगे। सर डन। कितना आया? 1,86,000। नहीं, 2,01,000 आएगा। सर 2,01,000। सर 2,01,000। सॉरी मैंने एडजस्टमेंट्स नहीं करे, सॉरी। अरे वाह, तुमने तो इतना शानदार शॉर्टकट मार दिया। अरे मैं खुश हो गया था, मैं फर्स्ट आया हूँ बहुत टाइम के बाद। ओह माय गॉड, स्तुति का नहीं हुआ तो मैं खुश हो गया इतनी था। खुशी। स्तुति ने बता देगी। सर 2,01,000। यस, 2,01,000। पहले वाले में गेन है, एबनॉर्मल है तो माइनस 25,000 कर देंगे। लॉस है सेकेंड ईयर में तो प्लस 50,000 कर देंगे। बाकी साल बेचारे सीधे साधे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। यस सर 10,85,000। हाँ, एवरेज आ जाएगा 2 लाख। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15 लाख का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10/100, तो ये आ गया 1,50,000। बहुत टफ का निकालना, पसीना आ गया निकालते।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने तीनों क्वेश्चंस किए उसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। ठीक, सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है हमारा एसेट अप्रोच और एक है हमारा लायबिलिटीज अप्रोच। तो दो तरीके हैं, मतलब हम बैलेंस शीट के दोनों साइड से आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले लायबिलिटीज अप्रोच से समझ के देखते हैं, बी वाले से। लायबिलिटीज अप्रोच, लायबिलिटीज अप्रोच क्या बोलता है कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैसे बनेगा? आपका कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा रिलेटेड है हमारे बिजनेस में ओनर से। सो हमें पता है कैपिटल तो ओनर की ही रहती है, और रिजर्व्स प्रॉफिट्स भी ओनर के ही रहते हैं। और रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? वो भी प्रॉफिट से ही बनते हैं। तो अगर प्रॉफिट्स ओनर्स के हैं तो रिजर्व्स भी ओनर्स के ही होंगे। इन्होंने क्या बोला? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट। लेकिन अब हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लॉसेस का। ठीक, सो हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले में लिखेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स। कौन से इन्वेस्टमेंट्स? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और माइनस कर देंगे गुडविल। देखिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोला? कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कैसे बनेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऑल द फंड विच इज रिलेटेड टू द ओनर्स। तो कैपिटल हमने ले लिया, रिजर्व्स को भी हमने ले लिया, प्रॉफिट्स को भी हमने ले लिया, माइनस कर दिया फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या है, किसी को पता है? अनुपमा, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ सम रीजन वो हमारे एसेट साइड में शो हो रहे हैं। क्यों शो हो रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज होती है? दे आर द लॉसेस विच आर नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो आपने अभी तक अपने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ नहीं किए हैं। ऐसे लॉसेस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करते हैं एंड दे आर नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस? जो फिक्शन है, विच इज नॉट रियल। ठीक है, तो फिक्टिशियस ऐसे एसेट्स होते हैं जो नाम के लिए एसेट्स साइड पर होते हैं, बट दे डू नॉट डू एनी वर्क ऑफ एसेट्स, दे डू नॉट गिव अस एनी बेनिफिट। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल दिया अभी किसी ने, सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम लोग, हाँ शौर्या ने, तो जब हम लोग हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा, इतना बेनिफिट हम ईयर में देते, तो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करते थे। सो फिक्टिशियस एसेट्स आर एक्चुअली द लॉसेस। यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? लॉसेस विच आर नॉट येट बीन रिटर्न ऑफ। हाँ, इसके एग्जांपल क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक, और हमको क्या दिखेगा? और आपको दिखेगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सारे हमारे जो होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स? नो। उसके बाद क्या माइनस करा हमने? माइनस करा हमने इन्वेस्टमेंट, लेकिन सारे इन्वेस्टमेंट नहीं माइनस करे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करे। देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों कैलकुलेट नहीं किया जाता? बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस की इफिशिएंसी को डिपिक्ट नहीं करते हैं। ये तो क्या हुआ, आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। दीज आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमारा काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो इसलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड से रिड्यूस कर दिया जाता है। और किसे माइनस कर दिया? गुडविल। गुडविल कौन सी गुडविल? जब आप गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो उस वक्त आपकी बैलेंस शीट में अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे भी आपको माइनस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज गुडविल जो होता है वो एक नॉन कैश एसेट है, वो आपको कुछ अर्न कर नहीं देगा। इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बट वो आपको अर्न करके नहीं देगा, इसलिए हम गुडविल को भी हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारे लायबिलिटीज अप्रोच से हमने अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। अब एसेट्स अप्रोच से आते हैं। एसेट्स अप्रोच आपको 11th में एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, याद है किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? Assets is equals to liability plus capital. एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां से अगर मुझे कैपिटल निकालना हो तो क्या करूंगा? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यस और नो? ठीक है, तो यही हमारा एसेट अप्रोच है। मतलब आप टोटल एसेट्स ले लीजिए, उसमें से सारी लायबिलिटीज को हटा दीजिए तो आपको कैपिटल मिल जाएगा, ठीक। बस यही आपका एसेट यही चीज है। हाँ, तो एसेट अप्रोच में आप इक्वल्स टू आप ले लीजिए टोटल एसेट्स, इसमें से आप माइनस कर दीजिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। और क्या माइनस करना है? जो चीजें हमने लायबिलिटीज अप्रोच में माइनस किया था ना, वो भी हमें हटानी पड़ेंगी। तो क्या क्या हटाना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा? फिक्टिशियस एसेट्स। और क्या माइनस करना पड़ेगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? गुडविल, अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो। सेम वही चीज है माइनस करनी है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करिए, दोनों अप्रोच से करिएगा, दोनों एसेट से भी लायबिलिटी से भी। सर लाइबिलिटी साइड से 1,50,000 आ रहा है। ओके गुड। तो सबसे पहले एसेट्स अप्रोच ले लेते हैं, मुझे एसेट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल एसेट्स ले लेते हैं। तो टोटल एसेट्स थे मेरे 3,90,000, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या है। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और एक क्रेडिटर्स है, बस यही है। ये रिजर्व जो है वो लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट रहता है। सो 10,000 एंड 90,000 आंसर निकालूं तो 2,90,000 आ जाएगा। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड नहीं है। एसेट साइड में से अगर आए तो गुडविल है, गुडविल हटानी पड़ेगी। गुडविल कितनी हुई थी? 30,000। बात देखिए क्या इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस नहीं करेंगे, ओनली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही हटाते हैं। फिर आ जाए तो नीचे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, इसको भी हटाएंगे 10,000। और कुछ है नहीं, इधर आ जाएगा 40,000। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाएगा
2,50,000। ठीक है, ये एसेट अप्रोच था। अब लायबिलिटी अप्रोच से देख लें। सबसे पहले आप ले लेंगे कैपिटल। कैपिटल कितनी हुई है, उसके बाद आप ले लेंगे रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने दिए हुए हैं, 90,000 दिए हुए हैं और कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो आ गया 2,90,000। इसमें से अगेन आप सेम चीज़ें माइनस कर दीजिए। आपका 2,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, इसके क्वेश्चन में ज़्यादा करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका बेसिक ही हमें चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए। आपको सिर्फ पता होना चाहिए फॉर्मूला अच्छे से, और कुछ नहीं। ठीक, सो इसलिए मैं इसका प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज़ बता दो। अगर किसी को लगता है सर एक क्वेश्चन और करवा दो तो करवा देता हूँ। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। क्या बोला, मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि एक रेवेन्यू अर्न होगा हमारा, तो उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अगर नहीं है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और नीचे एक नोट लिखा है, अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मगर मतलब क्या, अगर किसी क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और ये स्पेसिफाइड नहीं है कि वेदर दे आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू ट्रीट इट देम एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। सो अगर सिर्फ क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है तो क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लीजिए। चलिए गाइस, इसमें किसी को डाउट? नो सर, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बढ़िया है, दिमाग लगाइएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक, सॉल्व करिएगा, चवन्नी दूंगा। ये क्वेश्चन है, इस फाइल में सेव्ड है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आज की क्लास में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट फिर भी है तो बताइए। किसी को हर किसी को नहीं मिलता यहाँ डैश जिंदगी में। चलिए, तो फिर इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। जय श्री राम।